बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है आरसी सर्किट। इससे पहले हम जो सर्किट्स पढ़ते थे उसमें सिर्फ एक सर्किट एलिमेंट होता था, या सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा, या सिर्फ कैपेसिटर, या सिर्फ इंडक्टर लगा होगा। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो सर्किट एलिमेंट्स एक साथ लगाएंगे सर्किट के अंदर, यानी कि रेजिस्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी लेक्चर को आपकी बुक में देखें तो आपकी बुक में कोई किसी किस्म की हेडिंग्स वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बहुत मुश्किलात होती हैं। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों के सामने यहां पर कुछ हेडिंग्स दी हैं ताकि आप लोग इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए दिक्कत महसूस ना करें। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि भाई आरसी सर्किट होता क्या है। तो आरसी सर्किट सिंपल क्या है, अगर मेरे पास एक एसी सोर्स हो और इस एसी सोर्स के साथ मैं एक रेजिस्टर और साथ एक कैपेसिटर भी अटैच कर दूं, तो इसमें रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है, मैंने अटैच कर दिया है, कनेक्ट कर दिया इस एसी सोर्स के साथ। इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स ये एक आरसी सर्किट है। तो व्हाट इज एन आरसी सर्किट, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज अ सर्किट इन विच एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स is connected in series with a resistor and capacitor। तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें आप एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये है हमारा एसी सोर्स, और इस एसी सोर्स के साथ मुझे अटैच करना है एक रेजिस्टर और एक अदद कैपेसिटर। तो ये है वो रेजिस्टर, और इसी के साथ सीरीज में हम अटैच करेंगे एक कैपेसिटर। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैपिटल सी। अब स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज है यहां पर जो ये सोर्स दे रहा है, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे VRMS, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हो तो हम RMS वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। अब जब ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहां पर, तो इस वोल्टेज की वजह से एक करंट जनरेट होगा इस सर्किट के अंदर। क्योंकि वो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा तो उस करंट को भी मैं IRMS कहूंगा, उसकी RMS वैल्यू ही लूंगा। स्टूडेंट्स, ये वाला वोल्टेज इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना वोल्टेज रेजिस्टर यूज करेगा उसे मैं कहता हूं VR, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे मैं कहता हूं VC। तो ये है हमारी वो डायग्राम जो आप लोगों को यहां पर बनानी है आरसी सर्किट में। अब स्टूडेंट्स, आरसी सर्किट जान लिया और आरसी सर्किट कैसा होता है वो भी हम लोगों ने बता दिया। अब अगली बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप आरसी सर्किट पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहला सर्किट जो रेजिस्टिव सर्किट था खाली वो आना चाहिए, और दूसरा सर्किट जो खाली कैपेसिटिव सर्किट था जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ था वो आना चाहिए। तो रेजिस्टर सिर्फ लगा हो तो वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा, और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा, ये मैंने आपको 2 आर्टिकल्स पहले पढ़ाया था। तो वो कंक्लूजन्स आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स कि यहां जितने भी सर्किट्स हम पढ़ेंगे उनमें हमारा जो सबसे बुनियादी मकसद होगा वो क्या है, वो ये है कि हमने वोल्टेज और करंट इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये आपस में इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं, या कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ये चीजें हम लोगों ने देखनी है। तो अभी तक तो हम लोग देखते आए थे सिर्फ रेजिस्टर, सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ इंडक्टर वाले सर्किट में। आज हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इस सर्किट को स्टडी करने के लिए पहले मुझे सिर्फ रेजिस्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन, और सिर्फ कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब क्योंकि
आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली दफा इस लेक्चर पर ही आए होंगे, तो मैं उनके लिए थोड़ी देर में ये रिवाइज कर देता हूं कि हम लोगों ने उन सर्किट्स में क्या कंक्लूड किया था। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसके अंदर मैंने क्या देखा था, सिर्फ रिजल्ट की बात करता हूं। इसके अंदर मैंने देखा था कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ कुछ ऐसे था, यानी अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर वोल्टेज भी जीरो है, करंट भी जीरो है। फिर यहां से यहां वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर पहुंचकर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो करंट भी मैक्सिमम हो गया। फिर वोल्टेज भी कम हो रहा है, करंट भी कम हो रहा है, और फिर इस पॉइंट पर पहुंचकर वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो। यानी वोल्टेज और करंट तो बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज हुए हैं। फिजिक्स में इसे कहते हैं कि वोल्टेज और करंट आर इन फेज। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब मैंने वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना हो ना इन फेज, यानी मैंने ये बताना हो कि वोल्टेज और करंट इन फेज है वेक्टर के जरिए, तो कैसे बताऊंगा, याद रखिएगा मैंने वोल्टेज का वेक्टर बना दिया, और क्योंकि करंट वोल्टेज के वेक्टर के साथ इन फेज है तो मैं करंट को उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज था उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा। तो अगर दो वेक्टर्स आपको इस तरह से नजर आए चैप्टर 16 के अंदर, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वो जो दोनों वेक्टर जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वांटिटीज इन फेज हैं। इन फेज का मतलब वो एक साथ जीरो होती हैं, एक साथ बढ़ती हैं, एक साथ मैक्सिमम होती हैं, एक साथ कम होती हैं, एक साथ नेगेटिव होती हैं। इसे बोलते हैं इन फेज होना। तो याद रखिएगा, अगर मैं इन फेज बताना चाहता हूं तो मैं दोनों वेक्टर्स को एक साथ बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास जो आज सर्किट है उसमें थोड़ी देर के लिए अगर मैं कैपेसिटर को भूल जाऊं तो बाकी रेजिस्टर नहीं रह जाएगा। और रेजिस्टर की तो सारी कहानी वही है जो मैंने आपको बताई कि वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे तो उनके वेक्टर्स पैरेलल ड्रॉ होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए आपके सामने ये करंट और यूं वोल्टेज को बना देता हूं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये किसके केस में है, रेजिस्टर के केस में। ये वही कंक्लूजन है जो मैंने भी आप लोगों के सामने किया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो से देखिए, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स के साथ मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट करता हूं। अच्छा, जब मैं ये कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स तो ये बन गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को मालूम है अगर वोल्टेज और करंट फेज में हो तो इस तरह से दिखेगा ग्राफ, लेकिन ये कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने देखा था कि ये ग्राफ चेंज हो गया था और करंट का ग्राफ थोड़ा सा इधर को शिफ्ट था। इसका मतलब यह है कि यहां पर करंट और वोल्टेज फेज में नहीं है। तो फिर यह क्या रिलेशन कहलाएगा, अगर आप गौर से देखें इस पॉइंट पर वोल्टेज तो जीरो है, लेकिन करंट को देखिए, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा हुआ है। यानी अजीब बात यह है कि जब वोल्टेज जीरो पर है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा हुआ है। इसे हम कहते हैं कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। लेकिन कितना लीड कर रहा है, तो मैंने बताया था लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कहां से आया स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने वहां पर देखना है, लेक्चर को कंप्लीटली देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बस ये आप लोग याद रखिएगा, हम यहां पर कहेंगे क्योंकि जिस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, तो हम कहेंगे करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अच्छा, मैं उल्टा भी कह सकता हूं, यहां पर तो ये कह रहा हूं ना कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, यानी कि करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से। वोल्टेज अभी जीरो थी, करंट मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। मैं उल्टा भी कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे रह गई है, क्योंकि अगर करंट आगे चला गया, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज पीछे रह जाएगी। इसको मैं यूं कहूंगा कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो आखिरी स्टेटमेंट मैंने बोली है इसको अब जरा जहन में रखना है आप लोगों ने। अब जरा इमेजिन करें, अगर तो करंट और वोल्टेज फेज में होते तो मुझे मालूम है उनके वेक्टर्स को बिल्कुल सीधे ड्रॉ करना है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रह गई है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप वोल्टेज का वेक्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। जो ये नई डायग्राम बनी है ये क्या बता रही है, ये बता रही है वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रही है करंट से, यानी कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। ये डायग्राम गौर से देखें, ये डायग्राम मैं आपके सामने यहां पर बनाने लगा हूं। तो अगर मेरे पास सिर्फ कैपेसिटर होता तो फिर क्या सिचुएशन होती, फिर सिचुएशन ये थी कि करंट ऐसे और वोल्टेज क्योंकि लैग कर रहा है तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, ये तो थे इंडिविजुअल सर्किट्स जो मैंने आपको अलग-अलग पढ़ाए थे।
आज के सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर नहीं है तो मैं ये कंक्लूजन नहीं कर सकता, सिर्फ कैपेसिटर नहीं है मैं ये कंक्लूजन भी नहीं कर सकता, बल्कि रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है। इसका मतलब मुझे अब यहां पर इनको कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, रेजिस्टर के केस में फेज वाला और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज का लैग करने वाला कॉन्सेप्ट, इसको इकट्ठा करना है। अब ये दोनों ग्राफ जो रेजिस्टर और कैपेसिटर के मैंने भी आप लोगों को दिखाया यहां पर, अब मैं इनको इकट्ठे कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? आप लोग देख रहे हैं दोनों ग्राफ में एक बात कॉमन है, इस ग्राफ में भी करंट हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस में और इस ग्राफ में भी करंट हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस में। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इन दोनों ग्राफ को स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से इकट्ठे करूंगा, कंबाइन करूंगा कि मैं दोनों में देख रहा हूं करंट कॉमन है, तो मैं करंट को एक ही रेफरेंस लाइन बना देता हूं। तो ये देखिए ये ग्राफ हो गए इकट्ठे। अब आप देख रहे हैं जो रेजिस्टर वाली वोल्टेज है वो करंट के साथ अगर मैं देखूं तो पैरेलल है ना, तो रेजिस्टर वाली वोल्टेज करंट के साथ फेज में। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए रेजिस्टर वाली वोल्टेज को भूल जाऊं और कैपेसिटर वाली वोल्टेज को देखूं तो कैपेसिटर वाली वोल्टेज जो है वो करंट के साथ लैग कर रही है 90 डिग्री। तो दोनों बातें जो अलग-अलग ग्राफ में थी अब एक ही ग्राफ में आ गई हैं। तो ये ग्राफ भी मैं आपके सामने बना देता हूं। तो करंट दोनों में सेम है। भला क्यों सेम है ये भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए सीरीज बोला हुआ मैंने, और जब दो चीजें या तीन चीजें या जितनी भी हो सीरीज में कनेक्टेड हो तो सीरीज की निशानी ये है कि करंट सारे एलिमेंट्स में से सेम पास करता है। तो जो करंट पास करेगा इसमें से वही करंट पास करेगा इसमें से। इस वजह से मैंने करंट को क्या कर दिया, ये देखिए करंट की रेफरेंस लाइन बना दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां करंट जो है वो आरएमएस वैल्यू लूंगा, तो ये क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अब इस करंट के साथ रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो तो पैरेलल है, फेज में है, तो मैं इसके साथ ये बना रहा हूं रेजिस्टर की वोल्टेज। ये आ गई पहले वाला ग्राफ। अब मैं करंट इसका बनाना है तो इसका करंट वो ही समझूंगा, ये जो मैंने बनाया हुआ ब्लैक लाइन। लेकिन उस करंट के साथ कैपेसिटर की वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है 90 डिग्री। तो कैपेसिटर की वोल्टेज को मैं यहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनाऊंगा। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नया ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ कोई नई चीज नहीं है, उन्हीं दोनों ग्राफ की इंफॉर्मेशन जो अलग-अलग मौजूद थी एक ही ग्राफ में मैंने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारा किसी भी सर्किट को पढ़ने का चैप्टर 16 के अंदर बेसिक मकसद क्या है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन फाइंड आउट करना। देखिए करंट तो है लेकिन वोल्टेज कौन सी, यहां रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR है जिसको मैंने यू शो किया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है जिसको मैंने यू शो किया। तो मैं कौन सी वोल्टेज लूं, मैं टोटल वोल्टेज लूंगा स्टूडेंट्स। और टोटल वोल्टेज सोर्स की कितनी है, VRMS। तो मुझे VRMS और IRMS का रिलेशन चाहिए, यानी कि मैं करंट और वोल्टेज को कंपेयर करना चाहता हूं, उनका रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूं। लेकिन कौन सा वोल्टेज, VRMS, और वो यहां पर तो नहीं है, ये VR है ये VC है, तो वो इन दोनों वोल्टेज का वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, जरा यही जो डायग्राम है इसको गौर से देखें। ये जो हमारे पास VC है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हेड टू टेल रूल बनाने के लिए इधर ले जाऊं तो अब आप देखें कि VR का जो हेड है वो VC के टेल से कनेक्टेड है, यानी ये हेड टू टेल जुड़े हुए। और हेड टू टेल जब चीजें जुड़ी हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड पर अगर आप ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो याद रखिएगा ये जो रिजल्टेंट आया है ये है VRMS, यानी VR और VC की कंबाइन वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये जो VC है, आपने देखा मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले गया था और उसके बाद पहले की टेल से आखिरी के हेड पे मैंने वेक्टर ड्रॉ किया। और स्टूडेंट्स ये है नया वेक्टर, ये है स्टूडेंट्स टोटल वोल्टेज VRMS। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये जो VRMS है ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है, ये दो वोल्टेजेस का वेक्टर सम है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या काम है किसी भी सर्किट में, वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना। टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है। अगर आप इसी डायग्राम को थोड़ी देर के लिए यहां पर बनाएं और इसमें से VR और VC को हटा लें तो आपके पास IRMS रह गया और VRMS रह गया। अब अगर आप गौर से देखें तो वोल्टेज अभी भी करंट से नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है,
इसका मतलब अभी भी वोल्टेज लैग कर रहा है, लेकिन पहले ये लैग कर रहा था 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री नहीं लैग कर रहा, बल्कि 90 डिग्री से कुछ कम एंगल लैग कर रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि जब मेरे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हो, आरसी सर्किट हो, आरसी सर्किट के अंदर भी वोल्टेज करंट को लैग करता है या करंट वोल्टेज को लीड करता है, बट नॉट बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से नहीं, बल्कि किसी एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा उससे लैग करेगा या लीड करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग जरा गौर से देख लीजिए और इसका कंक्लूजन मैं अब आप लोगों के सामने लिखने लगा हूं। तो क्या सीखा मैंने? सीखा ये कि इन एन आरसी सर्किट, अगर मेरे पास एक आरसी सर्किट हो तो क्या होगा? करंट वोल्टेज से ऊपर आ रहा है। इन वोल्टेजेस को भूल जाए हम, क्योंकि हमने टोटल करंट और टोटल वोल्टेज को आपस में कंपेयर करना है। तो करंट ऊपर आना है ना, इससे तो हम कहेंगे करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री नहीं है ये, पहले ये 90 डिग्री था, सिर्फ कैपेसिटर होता तो, लेकिन अब ये एंगल कोई एंगल हो सकता है थीटा, ठीक है ना। तो वोल्टेज बाय सम एंगल थीटा। अच्छा, ये थीटा के बारे में यहां लिख देता हूं कि ये थीटा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी, ये थीटा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तो प्योर रेजिस्टर के केस में होता है ना, जब वोल्टेज और करंट पैरेलल हो जाते हैं तो एंगल जीरो हो गया। तो ये जीरो से ज्यादा होगा, थीटा 0 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 90 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्योर कैपेसिटर के केस में। तो इसका मतलब जो आपका थीटा एंगल है उसकी रेंज क्या है? ये जो एंगल है वो कितने डिग्री लीड या लैग करेगा, वो कितना एंगल हो सकता है? वो 90 से कम और 0 से ज्यादा, यानी इन बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है जी। तो थीटा 0 और 90 के दरमियान में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहां पर कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय सम एंगल थीटा। मैं उल्टा भी कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं और वोल्टेज lags behind current by some angle theta। तो देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, मैं ये भी कह सकता हूं वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है। एक ही बात है ना, अगर दो शख्स रेस में चल रहे हो तो मैं कहूंगा एक शख्स आगे चल रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं दूसरा शख्स पीछे रह गया। तो स्टूडेंट्स, ये है लीड और लैग का मतलब। तो कंक्लूजन तो आ गया। कंक्लूजन जो है वो ना खाली रेजिस्टर वाला है, ना वो इन फेज है, ना वो खाली कैपेसिटर वाला है, ना ही वो 90 डिग्री से लैग कर रही है वोल्टेज, बल्कि अब आंसर दरमियान में है कि हमारे पास वो लैग तो कर रही है लेकिन बाय सम एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा कितना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपीडेंस। आपको मालूम है रेजिस्टर का काम क्या है? अपोज करना। रेजिस्टर कितना अपोज करता है उसे हम बोलते हैं आर, रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का असल काम क्या है? कैपेसिटर का असल काम है एनर्जी स्टोर करना, लेकिन कैपेसिटर भी अल्टरनेटिंग करंट को रोकता है। अच्छा, कैपेसिटर कितना रोकेगा? याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC कहते हैं। तो यानी कि इस वक्त इस सर्किट में दो ऑपोजिशंस हैं, एक आर रेजिस्टर की ऑपोजिशन, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कैपेसिटर की ऑपोजिशन। तो फिर करंट को टोटल ऑपोजिशन कितनी मिलेगी ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और टोटल ऑपोजिशन जब बहुत से सर्किट एलिमेंट्स मिलकर दें तो उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स इंपीडेंस। इसलिए हम लोगों ने हेडिंग क्या दी? कैलकुलेशन फॉर इंपीडेंस। तो आइए अब हम इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा इंपीडेंस क्या है? कंबाइंड ऑपोजिशन। याद रखिएगा, वैसे ये मैंने बताया हुआ है, कंबाइंड ऑपोजिशन। अगर एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स लगे हों तो सारों की कंबाइंड ऑपोजिशन। ये भी याद रखिएगा, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Z। अब स्टूडेंट्स, ये कैसे डिराइव करेंगे हम? सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि हमारे पास यहां पर ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये VC है ना, इसको मैंने यहां ड्रॉ किया था, थोड़ी देर के लिए मैं यहां VC लिख देता हूं। ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल को मैं आप लोगों के सामने यहां एनिमेट करता हूं। इस ट्राइंगल में अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला
जो हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये साइड परपेंडिकुलर हुई। ये एंगल 90 है, 90 के सामने वाला जो है ना वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो फिर जो तीसरा बच गया वो बेस होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग जानते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये मैं इस डायग्राम से पाइथागोरस जो है वो यहां पर आपके सामने लिखता हूं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर जो हाइपोटेनस बन रहा है वो ये वाली साइड बन रही है, और ये साइड जो है वो तो VRMS है। इसका मतलब हाइपोटेनस क्या हुआ? VRMS, और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप बेस देखें तो आप लोगों को पता चलेगा इस डायग्राम के अंदर जो बेस है वो तो VR है, तो हम यहां पर बेस के साथ VR लिख देते हैं और उसका स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर आप देखें जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर बेसिकली VC है, तो फिर यहां पर परपेंडिकुलर की जगह VC का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन गई स्टूडेंट्स। अब आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। आप इसको यूं ना पढ़े V इज इक्वल टू IR, बल्कि आप पढ़ें कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है वहां करंट कितना है मल्टीप्लाई बाय वहां ऑपोजिशन कितनी है। याद रखिएगा ओम्स लॉ को यूं पढ़ें कि कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप देखना हो कितना है तो वहां से कितना करंट गुजर रहा है मल्टीप्लाई बाय वहां कितनी ऑपोजिशन है। देखिए ये VR क्या है? ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस, और वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो क्या फॉर्मूला है? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। देखें करंट तो सारे एलिमेंट्स में से IRMS पास करेगा, क्योंकि कौन सा सर्किट है? ये सीरीज सर्किट है। साथ किससे मल्टीप्लाई करना है? ऑपोजिशन, क्योंकि मैं सिर्फ रेजिस्टर की बात कर रहा हूं, और रेजिस्टर की ऑपोजिशन R रेजिस्टेंस होती है, तो ये VR की जगह मैंने ये लिख दिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। VC क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप बराबर होती है करंट इनटू ऑपोजिशन। अब करंट तो आप लोगों को मालूम है RMS होगा। ऑपोजिशन जब मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होती है? XC, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहां पर XC आ जाएगा कैपेसिटर की ऑपोजिशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज ये है VRMS, ये है टोटल वोल्टेज, तो ये भी V है ना,